बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सर दोनों का। और जैसे कि योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश कितना बदला है, तस्वीर कितनी बदली है। शुरुआत इसी सवाल के साथ करूंगी क्योंकि कहा पहले ये जाता था कि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन अब कहा जाता है कि विकास का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। आपको भी वाकई ऐसा लगता है और इसी वजह से दिलचस्पी यूपी में है निवेश को लेकर? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम को सोचा जो हम लोग आज से 6 साल पहले नहीं सोचते थे यूपी में। ये सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश में अब ये उन्नति का रास्ता नहीं है, ये उन्नत प्रदेश है जो अग्रसर है विकसित प्रदेश बनने में। हम अब उन्नत हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ, 6 साल पहले जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की तरह से आए थे और समझ रहे थे कि क्या इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है स्टेट के अंदर, तो हमें लगता था कि टैलेंट की कमी है और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है अब सही हो रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट्स किए स्टेट के अंदर या गवर्नमेंट के साथ हमने अभी काम किया है, सबसे स्ट्रांग पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर अभूतपूर्व रूप से बहुत मजबूत हुआ है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ। आज भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हमारे पास है, तो हमें इन्वेस्टमेंट में आसानी है। टैलेंट की इसी वजह से अब कमी नहीं रह गई और जितने हमारे एम्प्लॉयज़ थे या हमारे स्ट्रक्चरल लोग थे जो स्टेट में कोविड के समय थे यहाँ पर, एक को भी, सिंगल पर्सन को भी कोई नेचुरल रिसोर्स या खाना या सामान की प्रॉब्लम नहीं आई थी। दूसरे स्टेट्स में हुई, मैं नाम नहीं लूँगा स्टेट्स का, बट उत्तर प्रदेश में मेरे एक भी एम्प्लॉय, कुछ 1100 लोगों में किसी को भी नहीं हुई। तो ये सिर्फ उन्नति नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और जो कि ग्राउंड पे लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और ये संभावनाएं आई हैं। हरीश जी, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे कि यूपी का जो बजट है, कुल मिलाकर जो बजट है वो 7 लाख करोड़ के आसपास का है, 6.9 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ का बजट है और इस बार जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं वो है 35 लाख करोड़। मतलब शायद यूपी इकलौता राज्य होगा पूरे देश में जहां बजट से 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है। ये क्यों हो, क्या अचानक क्या बदल गया, मतलब यूपी क्यों? मेरे ख्याल से अगर आप हर चीज़ के हिसाब से देखें, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं सबसे ज़्यादा यूपी में आ रहे हैं, जैसे अभी साहब बता रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री है यूपी में आ रही है। हर चीज़, चाहे इंडस्ट्री है या कुछ भी है, सबका फोकस यूपी की तरफ ही है, क्योंकि जब आपका फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी और सेफ्टी एक साथ मिल जाए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रॉमिस कोई स्टेट दे नहीं सकती। अगर आप फैसिलिटी दे सकते हैं, आप इंश्योर करते हैं, कर सकते हैं कि आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि एज ए बिजनेसमैन आपकी और एज ए इन्वेस्टर आपका ध्यान प्रॉपरली रखा जाएगा, आपको गोल 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 सर्कल में नहीं घुमाया जाएगा, विच आई थिंक बहुत बहुत बढ़िया है जो यूपी में है। हम यूपी की स्टार्टअप है, हमें पता है कि हमारे साथ यहाँ पे कितना सपोर्ट है। आज इस मंच में बैठे हैं क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस मंच में बैठे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शोकेस स्टार्टअप है और यूपी की शायद इकलौती शोकेस स्टार्टअप है जो यूपी से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शोकेस स्टार्टअप की लिस्ट में। और ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि सपोर्ट बहुत है। नहीं, लेकिन विनायक जी 4-5 साल पहले 4 लाख करोड़ था शायद। 2018 जो पहला इन्वेस्टर समिट था उसमें 4 लाख करोड़ था। अभी जो हुआ है फरवरी में वो है 35 लाख करोड़ जी। तो ये 2-3 सालों में क्या हो गया अचानक से? मैं अमन जी आपको एक बड़ी टेक्निकल इकोनॉमिस्ट वाली बात बोलूँगा। सब्जेक्ट मेरे एरिया जो है, दुनिया की किसी भी कंट्री में और दुनिया की किसी भी स्टेट इकोनॉमी में ये कभी नहीं हुआ है कि जो उसकी जीडीपी हो उससे 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए। सो ये अभूतपूर्व नहीं है, ये आज की डेट तक कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है। तो आप इसको बिलीव ही नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्ट कहाँ है। अब जैसे माननीय योगी जी आज उत्तर प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं, उन्होंने ये भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया कुछ दिनों पहले। आप देखिए तो स्टेट का इसका डायरेक्ट कनेक्ट ये है कि अगर लीडरशिप ऑनेस्टी के साथ काम कर रही हो और लगातार वही लीडरशिप काम कर रही हो तो प्रदेश की जनता भी, हम सब जो वोटर्स हैं, चाहते हैं कि वही दोबारा आए, वही दोबारा काम करें। और इसीलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसीलिए इतना बढ़ा कि आज इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और मैं रिपोर्ट देख रहा था बजट की भी, 18% का जीडीपी की ग्रोथ सरकार जो है उम्मीद कर रही है और दिख रहा है कि करीब 21% होगी। ये कभी भी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उम्मीदों का प्रदेश नहीं है और अभी ये आंसर है। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 34 लाख 18 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, एमओयू साइन हुए। हालांकि इसको लेकर सवाल ये हो रहा है कि कर्ज भी होगा, इसके साथ साथ प्रदेश पे कर्ज भी बैठेगा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी? देखिए सुविधाओं के नाम पर अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे, इतना खर्चा कर रही है सरकार,
तो वो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। जितने ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी उतनी ज्यादा ही आपकी प्रदेश की जनता की इनकम बढ़ेगी। जितना इनकम बढ़ेगी उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च कर पाने की क्षमता भी बढ़ेगी साथ में। कितनी नौकरियां आपको लगता है? 35 मेरे देखिए सरकार का आधिकारिक डेटा तो है करीब करीब 1 करोड़ नौकरियों का। 1 करोड़ नौकरियां? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे ज्यादा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो इन्फ्लेशन के साथ एडेड नहीं आया है, और ये 2 से 3 सालों में होगा तो ये 35 नहीं करीब 40-42 लाख करोड़ हो जाएगा। साथ साथ में नौकरियां 1 करोड़ है प्रदेश की। ऑलरेडी हम अगर आबादी से देखें तो दुनिया के चौथा सबसे बड़ा देश है हम, 24 करोड़ के साथ। हम 25 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं आबादी की तरह। तो इसको सर्विस करने के लिए ही जितने लोगों की ज़रूरत है, और जो नया इन्वेस्टमेंट आया है, ये जो अपने आप लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ेगा, तो अपने आप प्रदेश की उन्नति तो होगी ही। टैक्स एक्सचेंजर बढ़ेगा तो उल्टा जो आप कह रही हैं मुझे लगता है उसका ऑपोजिट होगा। एक्सचेंजर बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से स्टेट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा विनायक जी, हमारे साथ अंकुर अग्रवाल जी भी अब आ गए हैं। अंकुर अग्रवाल जो कि अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के एमडी हैं। सर स्वागत है आपका। सर शुरुआत अब आप ही से कर लेते हैं एक सवाल के साथ। मेरा सवाल दोनों से यही था कि पहली चॉइस उत्तर प्रदेश ही क्यों? इतनी दिलचस्पी 6 साल में निवेशकों की जो देखने को मिली है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? माइक। मैम पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर जहाँ भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे साउथ में हो, जो लेबर है वो माइंड हमारा ही है, वो श्रम हमारा ही है। जैसे कहीं भी हम बॉम्बे में जाते थे तो वहाँ जितनी भी लेबर हमको मिलती थी वो सारी की सारी यूपी की मिलती थी। तो हम मटेरियल भी वहाँ से ला रहे हैं, लेबर भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे वो सुरक्षा की गारंटी नहीं थी हमारे पास, जिसका हमको डर था कि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर्जे में डूब जाएंगे या हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये मन में शंकाएं थीं। तो कानून व्यवस्था पर जो काम हुआ है उससे आप ज़्यादा खुश हैं? मैम कानून व्यवस्था भी है, बाकी जो निवेशकों को आज की तारीख में सरकारी मददें मिल रही हैं, डीएम्स और अन्य अधिकारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मतलब वो हम लोगों को बैठाते हैं, हम लोग से बात करते हैं, हम लोग की समस्याएं सुनते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी ग्राउंड पे बहुत हैं, निवेशकों के लिए बहुत है, लेकिन उन प्रॉब्लमों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ये वाकई सत्य है। हरीश जी क्या देखा जाता है, मतलब जब किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रोड नेटवर्क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सिक्योरिटी, क्या क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रेल नेटवर्क किस तरह से है, वहाँ पे एयर नेटवर्क किस तरह से, हाईवे के किस तरह से है, और यूपी ने तो एक नया आयाम सेट किया है जहाँ पे वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर टूरिज्म भी ये इन्होंने डेवलप कर दिया। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब चीज़ें टॉप ही जा रही है। कि अगर जेवर एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं जो तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर टूरिज्म के बारे में बात हो रही है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। और जितनी भी चीज़ें इस तरह से अगर होती रहेंगी तो इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जताता है कि ये एक प्रदेश के बारे में बात नहीं हो रही है, ये दुनिया को देख के बात हो रही है। जब दुनिया को देख के बात हो रही है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ता है कि मेरी मार्केट सिर्फ एक प्रदेश के लोग के लिए हो रही है, मेरी मार्केट भी बहुत बड़ी होने वाली है यहाँ से। नहीं, लेकिन सरकारें तो आती जाती रहती। मतलब विनायक जी, आज योगी जी हैं, हम आप तीनों की बातें सुनकर पता नहीं ऐसा लग रहा है यूपी का जन्म ही 17 में हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना सर? 17 से पहले भी इन्वेस्टमेंट थी, 17 से पहले भी सरकारें थी, 17 से पहले भी उद्योगपति थे। हाँ आप बोलना चाह रहे, बोलिए ना अंकुर जी। ऐसा है कि सरकारें थी, मैं 12-13 साल से इंडस्ट्री लगाने के लिए भटक रहा था लखनऊ में। एक इंडस्ट्रियल ज़मीन मुझे नहीं मिली थी, और 2018 में प्रधानमंत्री जी ने एक इन्वेस्टर समिट करी थी जी, जिसके अंदर उन्होंने ज़मीनें दी, मुझे उसमें ज़मीन मिली। वो पहला इन्वेस्टर समिट था जी 2018। और अगर आप बात करें तो सन 80 के बाद, नारायण दत्त तिवारी जी के बाद लखनऊ में कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बना है। मतलब एनडी तिवारी जी को कितना टाइम हो गया मुख्यमंत्री बने मुझे बहुत सही नहीं याद है, यहाँ जो लोग बैठे होंगे उनको याद होगा। टेल्को लाए थे, वो एक टेल्को को लाए थे, उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा, ये सच है। और जी मैं आपको इसका एक दूसरा तरह से आंसर दूंगा कि पहले होता था कि नहीं होता था। पहले इंडस्ट्री ड्रिवन था, अब गवर्नमेंट ड्रिवन है। डिफरेंस ये है, क्लासिक एग्जांपल, जैसे मैं चाइना में इन्वेस्टमेंट करने गया कुछ 15-16 साल पहले, तो वहाँ 5 शहरों के मेयर आए थे मुझे बिड करने।
कि आप मेरे शहर में लगाइए, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, आप आइए मैं बिजली फ्री कर दूंगा, आप आइए आपके नाम पे मैं रोड कर दूंगा, आपके लिए वहाँ पे गांव के अंदर पूरा इस्टेब्लिशमेंट हम दे देंगे। वहाँ पे वो हमें बिड कर रहे थे, यहाँ पे हम बिड करा करते थे। वो फ़र्क आया है। जैसा कि अभी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अंकुर, उन्होंने कहा ये चीज़ कि स्टेट के अंदर जो चैलेंज था वो था कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नमेंट सपोर्ट उतना नहीं मिलता था। आज हमारे पास जैसे यहाँ गंगवार जी लखनऊ में डीएम हैं, हम यहाँ कुछ नया इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनका खुद फ़ोन आया 2 बार, उसके बाद सीतापुर के डीएम का आया अमित कुमार जी का कि ये आपका ये रिसोर्स है जिसकी यहाँ ज़रूरत है, तो क्या मैं अपनी टीम आज भेज दूँ। तो वो जो स्ट्रक्चरल थॉट प्रोसेस डिफरेंस है वो लीडरशिप से आता है। यानी कि कुल मिलाकर जो ईज ऑफ डूइंग का विजन पीएम मोदी का है, उसी की वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हुआ है कि पहली चॉइस अब ये राज्य बन चुका है। बिल्कुल, जब आप आते हैं और कई बार तो होता है कि आपने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में सुन लिया और आपको लगता है कि चलो सहूलियत है, जाके देख आते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड किसी प्रदेश में जाते हैं शायद आपको वैसा वाला सपोर्ट ना मिल रहा हो तो आपको लगता है सिर्फ हवाबाजी है। लेकिन जब यहाँ आते हैं आपको सही में फील होता है कि मंत्री जी से लेके कर्मचारी से लेके और ब्यूरोक्रेट से लेके हर कोई आपको सपोर्ट की निगाह से देखना चाहता है। वो हर कोई आपको ये समझना चाहता है कि आपकी दिक्कत क्या है, बताइए, अगर हम कुछ मदद कर सकते हो तो बताइए। वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर देता है कि हम ठीक जगह जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मतलब जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने अमन जी आपसे अभी कहा कि कभी भी आप कोई स्ट्रक्चरल पॉलिसी बनाते हैं कंपनी की भी, तो आप ये देखते हैं कि आज ये सरकार के नियम है, ये कानून है और ऐसे काम व्यवस्था चल रहा है, तो हम ये आज फ्यूचर में कर पाएंगे। अगर वही पॉलिसी मेकर्स आगे भी काम कर रहे होंगे तो आपको पता होता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी बिजनेस की पहले चल रही थी, आप उसी को आगे रोल ऑफ कर सकते हैं, बनाते रह सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू बिजनेस स्टेबिलिटी, एकदम 100% दोनों का इंटरकनेक्शन होता है। लेकिन अंकुर जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगने की पूरी कोशिश हो रही है, टूल किट के तौर पर बुलडोजर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है, लेकिन वाकई आपको लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया गया है, ये एक सबसे मेजर फैक्टर है? मैम, लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ता है उसका मेन वजह यह है कि बंदों के पास रोजगार नहीं है। अगर जो बंदा सुबह 8 बजे फैक्ट्री जा रहा है और शाम को 6 बजे घर आ रहा है या 8 बजे घर आ रहा है, उसके पास अपराध करने का टाइम नहीं है। अपराध तभी बढ़ता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में हर 16वां व्यक्ति जो है शायद यूपी से है, हर 16वां जी। लेकिन जीडीपी में जो योगदान है वो 8% है, वो शायद 16% का टारगेट है अगर मैं गलत नहीं हूँ। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है योगी आदित्यनाथ जी का। हो पाएगा लग रहा है आपको? 2 साल, 3 साल, 5 साल? इन्वेस्टर समिट के पहले 0.25 ट्रिलियन थे। इन्वेस्टर समिट के बाद हम 0.65 ट्रिलियन हैं। तो आपको लगता है 0.35 रह गया? अब आपको लगता है हो जाएगा? मुझे लगता है कि हम 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सर, मैं इस पर एक बात कहूँगा कि एक हम लोगों ने टारगेट रखा था योगी जी ने कि हम 20 लाख करोड़ या 33 लाख करोड़, जो भी टारगेट मुझे याद नहीं है, और इससे पहले जो 2 इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जिलों में कुछ नहीं होता था। मैंने अपने बाराबंकी ज़िले में एक नई नज़ीर करी कि वहाँ जिला स्तर पे निवेशक भेजे, तो उसमें मुझे 833 करोड़ मतलब बाराबंकी ज़िले में मिला। बाद में वो 3000 करोड़ हो गया। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो गई थी, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई, तो ये टारगेट बढ़ के काफ़ी हो गया। तो अभी आप जो टारगेट देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब अगर ये सब सही इसी तरह से चला तो। अच्छा हरीश जी, एक सवाल जैसे कुछ विपक्ष की तरफ से सामने ये आता है कि जो MOU साइन हो गए हैं वो सूट बूट पहनकर आए लोगों के साथ MOU साइन हो गए हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर उसका कितना असर होगा कितना नहीं होगा वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे अगर ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जब इतना बूस्टअप मिल रहा है निवेश में? मेरे ख्याल से जो जितना भी अगर पास्ट का एक्सपीरियंस देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये जो MOU सिर्फ साइन हो रहे हैं और मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मटेरियलाइज हो रहे हैं इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया पा रही है सरकार, इसीलिए जेवर की तरफ ध्यान जा रहा है, इसीलिए हाईवेज की तरफ ध्यान जा रहा है। अगर सिर्फ प्रॉमिस के दम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है जरूर जमीनी हकीकत ये है कि जो MOUs हैं भले ही 100% नहीं हो रहे होंगे, 50% हो रहे होंगे, लेकिन जो हो रहे हैं उनका रेशियो बहुत स्ट्रांग है। 2018 में अगर आप देखें जो MOU हुए थे और अगर आप उसका ग्राउंड ब्रेकेज करें तो मुझे लगता है 70 से 80% वो पूरे हो गए हैं। 18 के बाद फिर हुई है, उसमें भी हुए हैं। अच्छा विनायक जी, यूपी के बाद कौन सी स्टेट, मतलब आपको लगता है इन्वेस्ट, अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूं, नॉन पॉलिटिकल सवाल है ये,
यूपी टॉप पर, चलिए मैं आपकी बात मान, यूपी के बाद किसको देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यूपी टॉप पर जा रहा है, टॉप पे है नहीं, ग्रोथ में फास्टेस्ट है, ये बात सच है। लेकिन टॉप पे आज की डेट में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये स्टेट्स में जहाँ सालों से 40-50 साल से काम हो रहा था वो ऊपर हैं। और वहाँ से लर्निंग लेकर यहाँ बहनाना, आपको मैं क्लासिक एग्जांपल कहूँ कि दिल्ली एनसीआर अब मैक्सिमम पे है, आप उसी रीजन से हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग पे चल रहा है सब कुछ। तो नेक्स्ट कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पर हम बहुत कुछ संभावनाएं कर सकते हैं। तो अगर आप कहें नेक्स्ट स्टेट कौन सा, तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट सबसे कम दिया जाता है। अभी मैं सिक्किम से आया हूँ, अद्भुत है वहाँ पे सिस्टम, और अच्छी चीज़ है कि लोगों में वहाँ पर काम करने की लालसा जैसे यहाँ पे है वहाँ पे भी है। और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उतने अपॉर्चुनिटीज़ पहुँची नहीं थी, पहुँच रही हैं। और अभी हमने पीएम का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज़्यादा है। अभी हमने G20 की स्टार्टअप 20 की सिक्किम सभा भी की थी। मैं उसका अलायंसेस का को चेयरमैन हूँ G20 का, स्टार्टअप 20 का। और हमारा पर्पस यही था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को किस तरह से हम उस रीजन तक ले जाएं जहाँ पर आज सिक्किम को स्टेप सिस्टर कहा जाता है वहाँ पे, और बाकी 7 सिस्टर्स में, कि कहाँ डेवलपमेंट छूट रहा है वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट करें, ना कि उनको दिल्ली से डेवलपमेंट की स्कीम्स भेजें। अच्छा, डबल इंजन की सरकार का बार बार जिक्र किया जाता है। ये कहा जाता है भाई अब जब सेंटर में आप एक पार्टी की सरकार और स्टेट में एक पार्टी की सरकार होती है, तो ये डबल इंजन की जो रफ्तार है वो ट्रिपल या और तेजी से ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा होता है कि उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भारत सरकार से मिले, वो जल्दी मिल पाता है और समझ के साथ मिलता है। साथ में भारत सरकार जब प्रोग्राम्स और स्कीम्स बना रही होती है तो स्टेट उसके ध्यान में, जहन में होता है। तो वो दोनों चीज़ें ऐड करके ये डबल इंजन जो है एक्चुअली में 1 और 1 11 होता है, ना कि सिर्फ डबल होता है। बोलिए अंकुर जी, फायदा होता है? फायदा मतलब तो है। सेंटर में भी एक पार्टी की सरकार और स्टेट में भी, तो उससे यूपी के लोगों को फायदा हो मैं रहा है। आपको इसका उदाहरण दूं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं हमारे अभी, वो एयरपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, हाईवेज़ हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक हमारे यहाँ पुल था कुकरेल नदी का, 7 साल से नहीं बना। उस कुकरेल नदी के पुल की वजह से लाखों आदमी इधर से उधर नहीं जा सकते थे, वो 3 महीने में बन गया। हाईवेज़ भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फ़ायदा है, फ़ायदा तो है ही। नहीं, जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, कह लीजिए। देखिए, कमिटमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। काम स्लो या उसका मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक कमिटमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपको पता है कि जो स्टेट बोल रहे हैं और सेंटर में भी अगर सेम सरकार है और जो स्टेट कमिटमेंट दिखाना चाह रहे हैं अपने हाईवेज़ को लेके या अपने पोर्ट्स को लेके, जिस भी चीज़ को लेके या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो कमिटमेंट की वैल्यू ज़रूर ज़्यादा लगती है कि अगर ये बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता हो। यानी कि स्पीड बढ़ जाती है, डबल स्पीड का ज़रूर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है कि जो बोला जा रहा है ये डिलीवर हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि अगला फोकस हमारा नॉर्थ ईस्ट रहेगा। देखा जाता था कि इन्वेस्टमेंट जो है गिने चुने शहरों में होता था, उत्तर प्रदेश के, चाहे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया या लखनऊ हो गया। अब 75 जिलों में सबसे ज़्यादा टारगेट किन किन जिलों में है? झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तो खास तौर से क्योंकि हेडक्वार्टर है चीज़ों का। और इसमें सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद सरकार का देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यालय को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड से जोड़ा है, उससे हमारे लिए अच्छे टैलेंट को सर्च कर पाना और उनका अपने ज़िले में काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि हमें अब रिसोर्स कम दाम पे मिलता है। अगर कोई झांसी का बच्चा लखनऊ नौकरी करता तो शायद उसकी थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा होती, बनिस्बत वो घर पे जब काम कर रहा है तो थोड़ा हमारे लिए आसान रिसोर्स हो जाता है। साथ में हमारे लिए वहाँ तक ट्रैवल कर पाना अगर पहुँच ही ना हो तो हम ग्रोथ कैसे लाएंगे। और आपने अगर पिछले साल की रिपोर्ट देखी ही होगी, विश्व के 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है आगरा। सो यूपी में इतना ग्रोथ जो हो रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से गवर्नमेंट का ही नहीं है, इंडस्ट्री का भी है। इसीलिए आप देखिए आगरा आज दुनिया के दूसरे सबसे में है और विश्व के 100 सबसे तेज बढ़ने वाले शहरों में 19 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेंटर का भी सबसे ज़्यादा जोर 10 लाख करोड़ जो बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस था। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ हुई यूपी में, वो है डिफेंस कॉरिडोर। उसने डिफेंस बहुत सी संभावनाएं बदल दी हैं इस प्रदेश की, नौकरियों की, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इक्विपमेंट्स की, और टैलेंट जो बाहर से प्रदेश से आ रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मुझे ये आदमी को नौकरी पर रखना है तो दिल्ली या बम्बई से वो लखनऊ क्यों आएगा, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर ने वो सेटअप कॉस्ट उसका चेंज कर दिया कि मुझे ये वाला काम करना है तो यही नौकरी है और कहीं है ही नहीं। तो जब वो वहाँ नौकरी कर रहा है, 2, 3, 4 साल बाद नौकरी छोड़ता है, तो वो चाहता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में दोबारा से नौकरी करे, और वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ नॉलेज एम्प्लॉयज़ की भी बहुत बढ़ी है। अंकुर जी, योगी सरकार का टारगेट और फोकस बिल्कुल क्लियर है।
अब हम देखते हैं कि जब निवेश होता है उसके साथ तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाती है और रोजगार जो कि हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, आपको लगता है कि उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी जो मदद हो रही है या आप जो दे रहे हैं वो आगे पूरी तरीके से धरातल पर दिखेगी? मतलब ये एक मुद्दा नहीं रहेगा? मैम, मेरा जो फैक्ट्री है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है और वो 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा छूती है, लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी, दोनों 3-3 किलोमीटर की एरिया में हैं। और आप समझ लीजिए 300 से 400 लोग वहाँ काम करते हैं और उन लोगों में 90% वहीं के लोग हैं, तो वो रोज़गार उनको मिल ही रहा है। और जो मेरे अगल बगल बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उसमें 2-2 हज़ार लोग काम करते हैं। टोटल इंडस्ट्रियल एरिया में 1.5 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं और वो इंडस्ट्रियल एरिया 2000 में बना था और डेवलप 2018 में हुआ। तो मैं तो चाहता हूँ न्यूज़ 18 की पूरी टीम को कि आप आइए, देखिए वहाँ पे 2 लाख आदमी काम कर रहे हैं, तो 2 लाख आदमी जो काम कर रहे हैं वो गांव के ही लोग हैं, उनको रोज़गार मिला ही है। अब जब फैक्ट्री लगेगी तो रोज़गार मिलेगा और अपराध कम होगा, सीधा बात। 6 साल पहले और अब 6 साल बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है? मतलब आप पहले क्या उम्मीद करते थे कि सरकार हमारे लिए ये कदम उठाए जो कि अब की बार दिख रहा है? मैंने अपनी पहली बात में ही बोला था कि फैसिलिटी और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर इन्वेस्टर को मिलेगी उसका ध्यान उस स्टेट की तरफ जरूर जाएगा। जो कि पहले फैसिलिटीज थी लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉमिस उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो आज के डेट में जो सिर्फ जमीन पे दिखता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉमिस डिलीवर हो रहा है, सिर्फ बात नहीं हो रही है इसके बारे में। अच्छा विनायक, एक और सवाल इंपॉर्टेंट ये रहता है, मतलब हमेशा उत्तर भारतीयों को लेकर एक पॉलिटिक्स होती है। हम महाराष्ट्र में देखते हैं, उसमें कहा जाता है भाई उस स्टेट की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो उत्तर भारतीय है, क्योंकि यूपी बिहार से लोग दूसरी स्टेट्स में काम करने ज़्यादा जाते हैं और वो मेहनती हैं और वो नतीजा हम देखते हैं। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से उनको टारगेट किया जाता है। अब जब यूपी में यूपी खुद एक रोल मॉडल बन रहा है, 35 लाख करोड़, और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी शायद 4% के आसपास आ गया है, तो वो चीज़ें भी अब कम होंगी। अब बाहर लोग, मतलब यहीं पर इतनी नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़, 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट है, 35 लाख करोड़, तो वो चीज़ें उत्तर भारतीयों को टारगेट, अब यूपी के लोग यूपी में ही होंगे। अंकुर जी पहले आप बोलना चाह रहे हैं। आप अगर मुंबई में जाए, मुंबई 4 में जितने भी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, अपना काम करने वाले लोग हैं वो हमारे मतलब उत्तर भारत के, जिनको हम लोग भैया बोलते हैं, और वो 400 रुपये और 600 रुपये के लिए 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं। और वो क्यों 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं? उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं वो लोग गंदगी फैलाते हैं इधर उधर, अब टॉयलेट है ही नहीं, एक टॉयलेट में 250 आदमी जाता है, वो बेचारे जाएँ कहाँ? वो रहते झुग्गी डाल के, उनके पास पैसा नहीं है। अब वो यहाँ पे रहते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये में उनको रूम भी मिल जाता है, 300, 400, 500 रुपये लखनऊ में भी मिल रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्यों 2000 किलोमीटर दूर जाएगा? तो देखिए, कोई क्या व्यवहार करता है इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हम अगर उनको यहाँ सुविधा देंगे तो वो व्यवहार अपने आप रुक जाएगा। हम किसी को कहने की बजाय हम बड़ी लाइन खींच दें, हम रोजगार यही जो योगी जी कर रहे हैं सबसे बेस्ट है, दे दें, तो हमें उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। विनायक, एक बहुत अच्छी सी चीज़ है मनरेगा, और उससे जो मिलती है संभावनाएं गांव के अंदर, तो वो जो आदमी पलायन करता था दिल्ली और बम्बई, उसका सबसे बड़ा आज रिवर्स आपको मैं बताऊं तो जो हमारे अपने बिजनेसेस वाइजैक में है या मुंबई में है, हमारा चैलेंज ये है कि अब हमें वहाँ वर्कफोर्स उतनी मिलती नहीं मिलती, क्योंकि वो चाहते हैं वापस आए। आप भी दिल्ली से हैं, आप देखते हैं वो चैलेंज हमारा ज़मीनी स्तर पे है कि वो लोग कहते हैं कि साहब घर में उतना मिल जाता है, यहाँ चाहिए तो कम से कम तिगुना तो दीजिए। तो वो जो आदमी की इंडिपेंडेंस आई है काम को लेकर, वो दोनों तरह से बेनिफिशियल भी है और चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग है उन बड़े शहरों के लिए जहां अब उनकी नेसेसिटी हो गई है वहां प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, और वही चीज़ वहां पे उतनी अब कम होती जा रही है। एक बहुत बड़ा चेंज कोविड के बाद जो आया वो ये आया कि लोगों को जब अचानक से लॉकडाउन हुआ और वो बंद हो गए एक अनजान शहर में, और उनको अपना समझने वाला कोई मिला नहीं, तब लोगों का वो मूवमेंट जो वापस अपने शहरों में आया है, वो उस डर से कह लीजिए या अपनेपन से कह लीजिए और घर की सेफ्टी, उससे अब वो बहुत दूर जाके काम नहीं करना चाहते। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है ये मनरेगा प्रोग्राम, कि वो गांव में ही उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो शहर तक भी क्यों आए प्राइवेट की तरफ, तभी देखे जब उसको उससे और आगे कुछ करना हो, और अच्छा ये सुविधाओं की जरूरत है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद ये चीज़ है यूपी के साथ, मतलब जो बाकी स्टेट्स या बाकी जगह जो इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक वाइज, यूपी में कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद जो है जीडीपी के मामले में लगभग डबल है, बजट लगभग डबल है,
अनएम्प्लॉयमेंट 17 से 4, और जो मैंने जिक्र किया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो 35 लाख करोड़। दिस इज डिस्पाइट कोविड इम्पैक्ट। इसमें आप इस तरह से देखिए, एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्पाइरल ऑफ लाइफ इन इकोनॉमिक्स, उसमें आप चौथी, पांचवी और छठी स्टेज पे आके मैच्योर हो जाते हैं। आज क्लासिक एग्जांपल अमेरिका छठे स्टेज पे है, जहां मैच्योर इकोनॉमी में है। इंडिया 5 से छठे पे जा रहा है। यूपी जो है वो भूल गया प्रदेश में था, और भूल गया से याद आ गया प्रदेश में आ गया, और उसके बाद अब ज़रूरत के प्रदेश में है, तो वो लेवल 4 और 5 के बीच में है। और क्लासिक एग्जांपल उसका ये है कि आज के डेट में आपको कम पैसे में वही टैलेंट या उससे बेहतर टैलेंट आपको अपने ही शहर में मिलने लगा है। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो इंटरकनेक्टिंग डॉट्स है दोनों जगह के बीच का, कि जो आपने बात कही थी, आदमी को मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मेहनत की अपॉर्चुनिटी शहर में नहीं थी, वो आ गई है। और उसका रीज़न 100% सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का है। क्योंकि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि जब तक उम्मीद नहीं थी तो दुकान नहीं लगाई, अब उम्मीद आ गई तो दुकान है सजाई। यानी कि एक पूरी तरीके से साइकिल है, सरकार आप तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा रही है, आप आउटपुट जनता तक पहुंचा रहे हैं रोजगार के अवसर में, यानी कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश को और बढ़ावा मिलता रहे और जनता का सीधे तौर पर फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, हम ये बताएंगे कि हमको भी फायदा है, हमको सस्ती लेबर मिल रही है, हमको सस्ती ज़मीन मिल रही है, हमको सस्ती सब्सिडी मिल रही है, हम व्यापारी आदमी हैं, हमको टोटल फ़ायदा मिल रहा है। हम अगर 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हमको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। हमको सस्ती लेबर मिल रही है, हमको मटेरियल सस्ता मिल रहा है, हमको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। बस ये है कि हमें काम करने की आज़ादी है। बस सस्ती लेबर के साथ ट्रेंड लेबर, जो पहले बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर से पढ़ के समझ के सीख के आ चुकी थी, और जो कोविड में आई, तो वो जो मैं आपसे कह रहा था ना स्पाइरल ऑफ लाइफ, हुआ ये कि कोविड से कुछ का नुकसान होगा तो कुछ का फायदा भी होगा मार्केट्स का। उत्तर प्रदेश को उससे फायदा ही हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी, आपका, अंकुर जी आपका। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, यहाँ पर आए, इस चर्चा में शामिल हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी को, वो मंच पर आए और तीनों को धन्यवाद दें।